हमें दाऊद इब्राहिम का घर पता है, हमें हाफिज सईद का घर पता है, हमें सब पता है कहाँ ये रहते हैं। रोहित सर, मैंने शुरुआत में ही कहा, और अब आपने क्योंकि बड़ी क्लैरिटी से मुझसे बुलवाना चाहा है, इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे। मोदी जी से मैंने भी सीख लिया कि सब कुछ क्या मैं ही बोलूंगा, कुछ मेरे एक्शंस को बोलने दीजिए। और हमारी एयरफोर्स, मेरे बड़े सारे ऐसे दोस्त हैं या प्रोफेशनल फ्रेंडशिप है जो एयरफोर्स में रहे हैं, और मुझे उनकी काबिलियत पे पूरा यकीन है कि अगर बता दिया गया कि इस घर पे बॉम्ब पड़ना है तो उसी पे पड़ता है, दाएं बाएं पे नहीं पड़ता। नमस्कार। भारत में यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में भारत साइलेंट है, फिर भी हमले हो रहे हैं और कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। 3 दिन में 4 हमले भारत की, अब जिसे बोलते हैं इंडिया की एक टॉलरेंस की टेस्ट हो चुका है। रिटेलिएशन आएगा और आना भी चाहिए। डोवाल साहब रिपीट हुए हैं तीसरी बार, और वो इस चीज के लिए माने जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर पहले भी बालाकोट स्ट्राइक पे भी चुप थे और अभी भी चुप हैं। हालांकि कांग्रेस बहुत क्वेश्चंस उठा चुकी है, लेकिन चुप हैं और बनता भी है चुप रहना। क्या क्या ऑप्शंस है इंडिया के पास? नेवल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या लैंड स्ट्राइक, या स्ट्राइक नहीं, या मिसाइल स्ट्राइक? इसी बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, आप एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं सर, क्या ऑप्शंस है इंडिया के पास बदला लेने के लिए? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार। पहली बात, मैं आज आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आई एम नॉट अ डिफेंस एक्सपर्ट। मैं सिर्फ आपको डिफेंस रिलेटेड नॉलेज दे सकता हूं, आपको एनालाइज कर कर ऑप्शंस जरूर बता सकता हूं, जो वायबल ऑप्शंस होंगे, वर्केबल ऑप्शन होंगे। पहली बात, ये कहना कि क्या इंडिया चुप रहेगा या मोदी जी चुप रहेंगे या कौन चुप नहीं रहेगा, मुझे लगता है पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने काफी कुछ रियलाइज कर लिया है। और इसका ये मेरा एनालिसिस है कि हमने बिना कुछ बोले उनकी इकोनॉमी एक उस कागार पर लाकर खड़ी कर दी कि पूरी दुनिया में ये इसको एक साइलेंट स्ट्राइक माना जा रहा है। एंड दिस इज मास्टर्ड बाय इंडिया, मैनिपुलेटेड बाय इंडिया, क्रिएटेड बाय इंडिया, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट मेकिंग के चलिए जी हमने ऐसा किया, हम ऐसा कर देंगे, वो हमारे पास पहिया पहिया के बम हैं, कि हमारे पास फौज एक तगड़ी सी है, हम घर में घुसकर पार्लियामेंट में अटैक करते हैं। हमें ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड पाकिस्तान इज सफरिंग, और वो उस सफरिंग को शायद पाकिस्तान अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा। आपका सवाल स्पेसिफिक, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है जब एक स्ट्राइक इस तरह की होती है। पहली बात है, इस स्ट्राइक को हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमें इससे तभी ऑप्शंस पर आएंगे अगर ये हमारी सिवियरिटी में है, क्या ये हमारी टॉलरेंस में है, क्या इसके ऊपर एक बड़ा स्ट्राइक जरूरी है, और अगर वो बड़ा स्ट्राइक है तो वो कितना बड़ा है, वगैरह वगैरह। बड़ी जिम्मेदारी से इवेलुएट कर देखिएगा। ये एक स्ट्राइक रियासी से स्टार्ट हुई थी जिस दिन हमारे नई गवर्नमेंट स्वेरिंग इन हो रही थी। मुझे लगता है मौलानाओं, जो पाकिस्तान के मौलाना हैं, जो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, आईएसआई है, टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो कितना भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कह ले, कि उन्होंने इंश्योर कर दिया कि किसी भी तरह का पीस प्रोसेस कहीं स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि शुरुआत में ही आपने स्ट्राइक कर ली है। अब जायज बात है कि उन्हें भी मालूम है कि उन्होंने इंडिया को इंसाइट किया है, एक तरीके से उनको उस कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मजबूरन इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़े। और अगर एक्शन सिवियर लिया जाता है, मोदी साहब की नेचर को देखते हुए सिवियरेस्ट लिया जाता है, तो जायज बात है कि बात आगे नहीं होगी, सिचुएशन वैसी की वैसी रहेगी। और पाकिस्तान आर्मी इसकी सबसे बड़ी गेनर होगी। सबसे बड़ा फायदा उनको होता है कि यस, उनकी कंट्री में उनकी आर्मी की और आईएसआई की जो भूमिका है वो बढ़ जाएगी। लोग वाहवाही करने लगेंगे कि देखिए, इन लोगों ने ठीक ही कहा था कि इंडिया के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया इस तरह की स्ट्राइक कभी भी कर सकता है। अब आ जाते हैं, आपकी जो खास बात थी इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस चुप रहने के हैं ही नहीं। ये ऑप्शन इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बिल्कुल बंद है, क्योंकि पब्लिक आजकल एक क्लैरिटी के साथ चाहती है कि पाकिस्तान रिलेटेड
हमारे रिलेशंस, हमारे एक्शंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हमने क्लैरिटी डिसाइड किया हुआ है कि हम बात जब तक नहीं करेंगे जब तक आप टेररिज्म से तौबा नहीं करें। हम बात नहीं कर रहे चाहे कोई कुछ कहता रहे, चाहे नवाज शरीफ ये भी कह लें कि 1999 का हमने समझौता तोड़ा है और हमें कारगिल नहीं करना चाहिए था, हमने गलती करी है, चाहे वो इतना भी कह लें, बट दैट वाज अ इंडिकेशन कि यस सिविल गवर्नमेंट कुछ कंसेशन इंडिया से चाहती है और वो कंसेशन इस तरह की एक्टिविटी से स्ट्रेट अवे बंद हो जाती है। सो ये हो गए रीजंस। अब आ गई ऑप्शन, उसमें मैंने नंबर 1 ऑप्शन कुछ भी नहीं करें या करें, ये ऑप्शन मेरे ख्याल इंडियन पब्लिक इंडियन गवर्नमेंट के लिए रखती ही नहीं है। अब आ गई बदला अगर लेना हुआ तो वो बहुत कम इंटेंसिटी का होगा, ये आप मान लीजिए मेरी बात। आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे एज अ बदला फॉर सच इंसिडेंट्स, आप इससे एक प्रोपोर्शनेट डैमेज जरूर करेंगे कि यस अगर ये XYZ नाम के उस टेररिस्ट कैंप या लॉन्च पैड या ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट से आता है तो उसे डिस्ट्रॉय किया जाए, चाहे उसे किसी भी जरिए से डिस्ट्रॉय किया जाए। दूसरा, अगर इसका मास्टरमाइंड ABCD कोई है शायद वो एलिमिनेट हो जाए, वो भी एक बड़ी है। और वो एलिमिनेशन जिस तरीके से पिछले 20 टेररिस्ट वहां पर मेन टेररिस्ट लीडर मारे गए हैं, हो सकता है कोई किस्मा हो। तीसरा, उससे भी बड़ा, कि उनका वो एक टेररिस्ट ऑफ हाई वैल्यू मारा जाए जो इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता हो, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। मुझे नहीं लगता कि हम बालाकोट टाइप की कोई एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की सिविल जनता के ऊपर करेंगे, ये हमारे नेचर में नहीं है, ये हमारे खून में नहीं है। जबकि मेरे जैसा फौजी कहेगा कि नहीं, जब आपने बदला लेना है तो ठीक से लें, नहीं तो मत लें, बट फिर भी ये मेरे कंट्री का नेचर है। हमें दाऊद इब्राहिम का घर पता है, हमें हाफिज सईद का घर पता है, हमें सब पता है कहाँ ये रहते हैं। और हमारी एयरफोर्स, मेरे बड़े सारे ऐसे दोस्त हैं या प्रोफेशनल फ्रेंडशिप है जो एयरफोर्स में रहे हैं, और मुझे उनकी काबिलियत पे पूरा यकीन है कि अगर बता दिया गया कि इस घर पे बॉम्ब पड़ना है तो उसी पे पड़ता है, दाएं बाएं पे नहीं पड़ता। रोहित सर, मैंने शुरुआत में ही कहा, और अब आपने क्योंकि बड़ी क्लैरिटी से मुझसे बुलवाना चाहा है इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे। मोदी जी से मैंने भी सीख लिया कि सब कुछ क्या मैं ही बोलूंगा, कुछ मेरे एक्शंस को बोलने दीजिए। मेरे ख्याल उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान काफी समझदार है। 10 साल से वो रियलाइज कर रहा है कहां से बात कहां चली गई है। FATF से निकलने में उसे इतने साल निकल गए, वो भी एक अपने आप में किस तरीके से मैनेज होता है ये एक्चुअली डिप्लोमेटिक लेवल पर हमें पता होता है। बट फिर भी क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये पिन पॉइंट स्ट्राइक और नॉन पिन पॉइंट स्ट्राइक, कभी कभी होता यह है कि चूहा देखकर जरूरी नहीं है कि चूहे से रिलेटेड सारे बिलों को, सारे चूहों को पूरी की पूरी शिप में से या पूरी की पूरी घर में से मार दिया जाए। ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि उस शिप को 1 सेकंड को ऐसा झटका दिया जाए कि सबसे पहले चूहे निकल के कूद पड़े अपने आप समंदर। सो आपने अगर मेरे से कुछ बुलवाना है तो आजकल मेरी भी फितरत यह है कि बिना बोले काफी कुछ कहा जा सकता है, एंड आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ऐसा ही कुछ कर रही है। ओपोजिशन पार्टीज चाहे कुछ भी कहें, मैं तो आज ही एक शो करके आया हूं जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने निवेदन किया था कि कभी कभी हर बात में से पॉलिटिकल दुश्मनी निकालना या राइवलरी निकालना ठीक नहीं। और ये बात आप इजराइल से सीख सकते हैं कि इजराइल की ऑपोजिशन पार्टी जब भी कभी इजराइल के सो कॉल्ड ब्लेम किया जाता है, सो कॉल्ड जो ह्यूमैनिटेरियन के अगेंस्ट स्ट्राइक हो रही है रफा में और सब जगह, कहने के लिए जीनोसाइड हो रही है, लेकिन वो बोलते नहीं है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस कंट्री में, लेकिन पॉलिटिकली कोई पार्टी इसके खिलाफ नहीं बोल रही, क्योंकि वो ऐसी चीजों में हमेशा एक होते हैं। तब कहीं जाके गवर्नमेंट को एक वो स्टैंड मिलता है, नेतन्याहू को वो एक ताकत मिलती है कि अगर वो US भी कुछ कहता है तो वो नहीं मानता, यूनाइटेड नेशन भी अगर कुछ कहता है वो नहीं मानता।
वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी अगर उसे ब्लेम करता है तो भी नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है कि मेरा कंट्री और मेरे कंट्री मैन आर ऑलवेज फर्स्ट, और इसके लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूं, पैलेस्टीन के कितने भी लोगों को मैं मार सकता हूं, उसके लिए मैं ब्लेम लेने को तैयार हूं, लेकिन झुकने को तैयार नहीं। इसी तरह उसी सीरीज में मैं आपको आज बोल रहा हूं कि हमारी ऑपोजिशन पार्टीज को इस तरह के बात के बाद फारूक अब्दुल्ला जैसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए कि बात करनी चाहिए। क्या बात करें? 70 साल हो गए फारूक अब्दुल्ला साहब, आप तो सीएम भी रह चुके हैं, आप तो गवर्नमेंट का पार्ट भी रह चुके हैं, क्या बात करी आपने और क्या रिजल्ट निकला? और जब जब बात करने की कोशिश अटल बिहारी वाजपेयी ने बस डिप्लोमेसी के साथ किया, तो आपने देख लिया उसे पाकिस्तान ने कमजोरी समझा और उन्होंने कारगिल कर दिया। सो बात करने के लिए एक माहौल बनाया जा सका। दूसरा, बात करना है किससे करें? मुझे ये भी तो बताइए, इमरान खान से करें, नवाज शरीफ से करें? क्या उनकी पाकिस्तान आर्मी उन दोनों को कुछ मानती है? शाहबाज शरीफ से करें, जो अभी अभी चाइना से ब्रीफिंग लेकर आए हैं कि यस कुछ तो करिए और करते रहिए। उन्होंने 4 डिमांड डाली थी चाइना के सामने, चाइना ने सिर्फ एक डिमांड को करसरी तौर पर कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सेलिब्रेट कर दिया कि हाँ जी जेएनके से रिलेटेड कुछ एंडोर्समेंट हुई है। तो किससे बात करें और अबव ऑल क्या बात करें? ये जानना हमारी पब्लिक को और फारूक अब्दुल्ला टाइप के लोगों को, राहुल गांधी के टाइप के लोगों को ये जरूर, ये वो अकाउंटेबल हैं कि चलिए जी आप हमें एक ड्राफ्ट दीजिए, आप हमें एक व्हाइट पेपर दीजिए, आप एक डेलीगेशन ले जाइए ना, बात कर आइए। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसे आप नीचा दिखाइए कि हाँ जी देखिए हम बात कर आए और उन्होंने पीओके सरेंडर कर आपको वापस दे दिया है, करिए ना भाई। ये तो बढ़िया तरीका है। 60 साल आप कुछ नहीं कर गए और आज अगर 10 साल में पाकिस्तान की वो बदतर हालत एक गवर्नमेंट करती चली जा रही है, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी दशा की बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान सफर कर। क्या एक मिसाइल अटैक पॉसिबल है? क्या एक मिसाइल अटैक पॉसिबल है? देखिए, मिसाइल अटैक अगर मुझे करना भी है तो मैं उसको इवैल्यूएट कर आपके सामने रखता हूं, क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं। कहां करेंगे? उसकी टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स के ऊपर करेंगे? नहीं करेंगे, आई एम वेरी श्योर, आप भी एग्री करेंगे। उसके किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर करेंगे? मैं टारगेट धीरे धीरे टारगेट तक ही आ रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। उनकी तरह मैं क्या उनकी पार्लियामेंट पर अटैक करूं? काबिलियत है, काबिलियत में कोई जरूर वो प्रॉब्लम नहीं। हाफिज सईद के घर से 50 मीटर दूर अगर एक बम फट सकता है तो 50 मीटर इधर को भी तो फट सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो जो आपका फेथ है आपके दोस्तों में, उनकी काबिलियत में, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी भी है, विल पावर भी आज इस गवर्नमेंट के पास है कि वो इस तरह का काम करा सकती है। लेकिन इस तरह के काम तो आप तब करते हैं जब आप एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए जैसे ही आप मिसाइल अटैक करते हैं ना, तो आपके अगेंस्ट 2-3 चीजें जाती हैं। पहली बात है, वो जैसे ही आपने लॉन्च करी, चाहे आप हाइपरसोनिक भी कर लें, पता जरूर चल जाता है कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च हुई। दूसरी बात, उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख लेती है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हाइपरसोनिक जैसी मिसाइल अगर आपको ये लग रहा हो कि 100 किलोमीटर से 50 किलोमीटर से छोड़ी जाएगी, तो शायद ये टैक्टिकली गलत होगा। दीज आर स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स, और इनको इंटरसेप्ट ना हो पाए इसलिए इनकी वो स्पीड चाहिए, हाइपरसोनिक स्पीड चाहिए, और वो हाइपरसोनिक स्पीड आपकी नॉर्मल मिसाइल को शायद ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत सुलझा हुआ स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा कि हम कोई एक मिसाइल स्ट्राइक से उनके किसी एक टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय कर। मुझे नहीं लगता ऐसा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ फायदा पता है क्या होगा? फायदा सिर्फ एक ये होगा कि पाकिस्तान उसके बदले में शायद एक मिसाइल अटैक हमारी तरफ भी करेगा, वो कहीं और दिखाने के लिए करेगा, क्योंकि ये फितरत उनमें है कि दिखाना तो पड़ेगा पब्लिक को, अगर नहीं तो आर्मी की सुनेगा कौन, आर्मी को पूजेगा कौन। सो अपने आप में मिसाइल अटैक करना हाईली पॉसिबल है, बट मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी कुछ ऐसा करेगी जो कि उनको हर्ट करे। एक टेररिस्ट कैंप खत्म करने से कुछ नहीं होगा, हाफिज सईद खत्म करने से काफी कुछ हो जाएगा।
मसूद खत्म करने से काफी कुछ हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी तरह कोई एक और स्ट्रैटेजिक जो दो सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को फन्ने का समझ रही हैं, वेल यू नेवर नो, ये स्ट्रैटेजिक पार्ट हम स्ट्रैटेजिस्ट के पास छोड़ देते हैं। मैं इवेलुएट कर सकता हूं, बट आई थिंक दैट विल बी रॉन्ग फॉर मी कि एग्जैक्टली विच आर दी बेटर ऑप्शंस इन। अच्छा सर, एक चीज और, पाकिस्तान का कल ही बजट आया और एक ऐसा कंट्री जो कि कटोरा लेके घूम रहा है पूरी दुनिया में कि पैसा दे तो नहीं है, वो अपने डिफेंस बजट को 16% बढ़ाता है। 16%, इतनी तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती है। हमारा भी बढ़ता है, हमारा इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता है भाई। अगर कोई चीज 100 रुपए में बिक रही थी, आज वो 103 रुपए, 104 रुपए में, 105 रुपए में बिक रही है, हम उसका 5% बजट बढ़ाएंगे। लेकिन 16% इन्फ्लेशन तो नहीं है। और डिफेंस बजट खासतौर से, क्योंकि डिफेंस बजट का इन्फ्लेशन ज्यादातर इस चीज से होता है क्योंकि आर्म्स बाहर से खरीदे जाते हैं। तो ये कटोरा लेके मांगता हुआ डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, अपना एजुकेशन में कट कर रहा है, दूसरी चीजों में कट कर रहा है। क्या पाकिस्तान आपको सरवाइव करता दिख रहा है? आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कभी, वो बजट बना कौन रहा है? पाकिस्तान आर्मी बना रही है। क्यों? उसका प्रूफ देता हूं, ये मेरा कहा हुआ नहीं है, हर जगह हर आदमी पाकिस्तान का भी एग्री करता है। पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की आर्मी की है। देखिए, हमारी कंट्री में कंसेप्ट है कि हम इंडियंस हैं और हमारे पास एक इंडियन फोर्स है, डिफेंस फोर्स, तगड़ी डिफेंस फोर्स है। पाकिस्तान में शायद आप रियलिस्टिकली इवैल्यूएट करके देख लीजिए, पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के पास एक कंट्री है जिसको बोलते हैं पाकिस्तान। आप फर्क अपने आप देख लीजिए। सो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स का पेट भरना, लंदन में उनके विलाज खरीदना, बाहर की कंट्रीज में उनकी जिस तरह की प्रॉपर्टीज है, वो कहां से आएगी? इधर से ही आएगी, इस 16% में से ही आएगी। अबव ऑल उससे भी ज्यादा इसका एक ड्यू शेयर, क्योंकि एक नई गवर्नमेंट आई है, उसको भी देना है। इसी डिफेंस बजट में से निकालकर कुछ टेररिस्ट को भी इंसेंटिव देना है कि भाई आपने भी जाकर इंडिया में कुछ काम करना है, आपने वो हूरें भी हायर करनी है ऊपर जाने के लिए कि यस ये टेररिस्ट मोटिवेटेड रहे उनकी अपनी कंट्री में। सो एक चीज नहीं है, और सबसे बड़ी चीज है कि उस कंट्री की प्रायोरिटी क्या है। उस कंट्री की प्रायोरिटी आर्मी है। उस आर्मी की प्रायोरिटी क्या है? उस आर्मी की प्रायोरिटी है इंडियन आर्मी के अगेंस्ट काम करना। उस पाकिस्तान आर्मी की एक और प्रायोरिटी क्या है? किसी भी तरह इंडिया को नीचा दिखाना और उससे उसको डैमेज पहुंचाना। सो अगर आप इन सारी चीजों पर ध्यान दें तो जरूरी बात है कि उसकी आर्मी को ज्यादा बजट चाहिए, और उसे किसी से पूछना थोड़ी ना है। उसने कोई एजुकेशन ग्रोथ दिखानी है, उसने कोई हेल्थ ग्रोथ दिखानी है, उसने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ दिखानी है। सीपेक जैसी जगह के लिए इवन ईरान के साथ उनके जो डिफरेंसेस चल रहे हैं पाइपलाइन वाले, भाई ईरान ने तो अपनी पाइपलाइन के लिए काम कर दिया, पाकिस्तान ने शुरू ही नहीं किया। क्यों? कि भाई कोई और ही दे देगा पैसे, क्योंकि हमारे पास जो पैसे हैं वो डेवलपमेंट के लिए नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है। पाकिस्तान का ये कंसेप्ट रहा है, आप अब से नहीं कभी भी देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए, उन्होंने डेवलपमेंट नहीं करी है। उनकी डेवलपमेंट, चाइना जैसे लोगों ने सीपैक के बहाने एक सड़क बना दी कि लो जी चलिए इस सड़क के ऊपर आपका ट्रेड हो जाएगा, इसके बदले में आप हमें इतनी जमीन, इतना इलाका अपना गिरवी रख दीजिए। आप अगर कहते हैं कि ग्वादर पोर्ट के ऊपर हम काफी कुछ काम कर देंगे, चलो जी हम काफी सारा काम कर देंगे, ग्वादर पोर्ट को आप फेंस कर दीजिए कि पख्तून अपने जो बलूच हैं वो वहां ना आ पाए, इसलिए आप एक बाउंड्री वॉल भी लगा दें फेंसिंग के तौर पर कि अपने ही लैंड में बलूच अपनी ही जगह पर ना जा पाए। अब अगर इस तरह की पॉलिसी किसी कंट्री की है तो 16% बढ़ना, 25% बढ़ना, उन्हें कौन सा किसी को आंसर करना है? उन्होंने कोई डेवलपमेंट को आंसर करना है? उन्होंने कोई अपनी आटा दाल चावल के रेट्स को कंट्रोल करना है? नहीं करना है। दे कैन डू इट, दे कैन डू इट, दे आर फैनेटिक्स, दे आर एब्सोल्यूट फैनेटिक्स, नॉट फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर देमसेल्फ। ये उन लोगों का काम, क्योंकि देखिए पब्लिक तो जैसे सफर कर रही है, आप यूट्यूबर्स के इंटरव्यू सुन ही रहे हैं, कितना पाकिस्तान से आ रहा है। कौन सा ऐसा पैनलिस्ट है पाकिस्तान का, मेरा चैलेंज है, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि हाँ सर हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है,
हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ हेल्थ केयर नहीं है, हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। कौन सा ऐसा पैनलिस्ट है, एक बता दीजिए जो ये कहता हो कि है? वो बिल्कुल नहीं। सो दैट इज व्हाई डोंट गेट वेरी डिस्टर्ब। जिस कंट्री जो एक फेल्ड कंट्री होती है वो फेलियर की तरफ ही काम करती है, क्योंकि पास वाला पार्ट उनकी पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करती है। फाइनल क्वेश्चन सर, लोग ये भी बोल रहे हैं कि नेवी से अगर हम जाएं और जाकर के वहां पे हमला करें जहां पर दाऊद इब्राहिम रहता है, तो इंडिकेशन तो मिल जाएगी कि हम ये भी कर सकते हैं। कितना टफ है ये काम? टफ नहीं है, टफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगेन स्ट्रेटेजिकली अगर आप इसको फिर से इवैल्यूएट करें एक ऑपरेशनल प्लानिंग टेबल के ऊपर, आई थिंक दिस विल बी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्लीट इंडियन नेवी। हालांकि मैं नेवी के हमेशा से फेवर में हूं, क्योंकि नेवी अकेली एक फोर्स है जो काफी बुरा मान के बैठी हुई है कि आप लोगों ने ग्राउंड एक्शन भी कर लिया, उरी का बालाकोट एयर एक्शन भी कर लिया, आपने हमें बहुत इग्नोर कर रखा है। काफी नाराजगी है इस बात पर। लेकिन अगेन नेवी एंड एयरफोर्स आर स्ट्रेटेजिक वेपन्स ऑफ द कंट्री, और नेवल को इस्तेमाल करने से पहले हमें काफी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करना चाहिए कि वो टारगेट क्या है। मुझे नहीं लगता दैट टारगेट इज वर्थवाइल अगर वो सिर्फ दाऊद इब्राहिम। आई डोंट थिंक कि इट इज दैट वे। बट यस, आप किसी ऐसी जगह पर डैमेज करते हैं जो अनअफोर्डेबल है, तब आप नेवी इस्तेमाल करिए। आपने बालाकोट में उस जगह पर इस्तेमाल किया अपनी एयरफोर्स को जिससे कि पब्लिक से रिलेटेड कहीं कुछ ना हो जाए, कोई आउटक्राई ना हो। पाकिस्तान की पब्लिक ने कहीं कोई आउटक्राई नहीं की, बड़ी सीधी बात है। सो मुझे अभी भी लगता है कि थोड़े दिन नेवी को अपने एक अलग रोल दिखाने के लिए सब्र करना चाहिए। उसका इस्तेमाल इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए कि हम अपने सारे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस एक तरह से एक्सरसाइज कर चुके हों। मैं जिम्मेदारी से मानता हूं कि नेवी का सही है मानना कि आपने हमें बहुत इग्नोर किया हुआ है, हमें मौका नहीं दिया अभी तक पाकिस्तान जाने का या पाकिस्तान से रिलेटेड कोई अच्छा काम करके दिखाने का। सो इट इज अ लिटिल डाउटफुल। मुझे अभी भी लगता है कि इंडियन पॉलिटिशियन डोवल साहब के साथ कुछ वो स्ट्रेटजी करके दिखाएंगे जो पाकिस्तान अफोर्ड ना कर पाए, जहां उसे पिंच करे, जहां उसे दर्द महसूस हो कि अरे ये क्या हो गया। राइट। वैसे ऐसा कोई डिसीजन होगा तो कुछ दिन बाद ही लिया जाएगा, अभी नहीं लिया जाएगा। द रीजन बीइंग कि प्राइम मिनिस्टर इस समय इटली में है, वहां पर G7 की मीटिंग हो रही है और G7 की मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने हैं। प्राइम मिनिस्टर को स्पेशली बुलाया गया है, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट इंडिया को माना जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी को माना जा रहा है कि G7 की मीटिंग में स्पेशली बुलाया गया। तो वहां की मीटिंग के आने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार।